इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बॉडी में बहुत से ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से काम करने में असमर्थ होते हैं। होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए इन ऑर्गन के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन बहुत आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से दो या उससे अधिक ऑर्गन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई के लिए रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट एंड ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड के फ्लो का बढ़ना भी स्वाभाविक हो जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज के बंद करने पर नर्व, लंग्स, हार्ट एंड किडनी की एक्टिविटीज़ अपने आप धीमे धीमे सामान्य स्टेज में, नॉर्मल स्टेज में वापस आ जाती हैं। इस प्रकार फिजिकल एक्सरसाइज करते समय मसल्स, हार्ट, लंग, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड दूसरे ऑर्गन के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन रहता है। हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर ऑर्गन की सभी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट करते हैं, जिससे सभी एक्टिविटीज़ एक साथ संचालित होती रहती हैं। न्यूरल सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाता है जो क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा रहता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के माध्यम से केमिकल इंटीग्रेशन प्रदान करता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.1 न्यूरल सिस्टम के बारे में। न्यूरल सिस्टम, सभी एनिमल्स का न्यूरल सिस्टम हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का बना होता है जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स अलग अलग तरह के स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रिसीव करती हैं और इनका ट्रांसमिशन करती हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट में न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, जैसे कि हाइड्रा में न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन के नेटवर्क के रूप में होता है। इंसेक्ट का न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है। इंसेक्ट में ब्रेन कई सारे गैंग्लिया एवं न्यूरल टिश्यू का बना होता है। वर्टिब्रेट में हाई डेवलप न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.2 ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, मनुष्य का न्यूरल सिस्टम दो भागों में डिवाइड होता है। नंबर 1 सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बोलें तो CNS एंड नंबर 2 पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम बोलें तो PNS। CNS के अंतर्गत ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। CNS में सूचनाओं की प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल का काम किया जाता है। PNS के अंतर्गत बॉडी की सभी नर्व्स आती हैं जो CNS बोलें तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएट रहती हैं। PNS में दो प्रकार के नर्व फाइबर्स होते हैं, एफ्रिएंट फाइबर एंड इफ्रिएंट फाइबर। एफ्रिएंट फाइबर इम्पल्स को टिश्यू ऑर्गन से CNS तक ट्रांसमिट करते हैं। वहीं इफ्रिएंट फाइबर रेगुलेटरी इम्पल्स को CNS से संबंधित पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन तक ट्रांसमिट करते हैं। PNS दो भागों में डिवाइड होता है जिसे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स को CNS से बॉडी की स्केलेटल मसल तक ले जाते हैं। वहीं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स को CNS से बॉडी के इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स तक ले जाते हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को अगेन दो भागों सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में क्लासीफाई किया गया है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.3 न्यूरॉन्स एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन मेनली तीन भागों में से मिलकर बना होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म व टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड कुछ ग्रेनुलर बॉडीज बोले तो निसेल्स ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। सेल बॉडी से कुछ छोटे ब्रांच्ड फाइबर बाहर की तरफ निकलते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स में भी निसेल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड ब्रांच्ड होता है। प्रत्येक ब्रांच का अंतिम छोर पर एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर बनाता है जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं जिनमें केमिकल होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। एक्सॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर सिनाप्स अथवा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की ओर ट्रांसमिट करते हैं। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स की संख्या के बेस पर न्यूरॉन तीन तरह के होते हैं, जैसे मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। अभी इन तीनों को डिटेल में समझेंगे। मल्टीपोलर में एक एक्सॉन एंड दो या दो से अधिक डेंड्राइट्स होते हैं। मल्टीपोलर
सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। बाइपोलर, बाइपोलर में एक एक्सॉन एंड एक डेंड्राइट होता है। बाइपोलर आँख के रेटिना में पाए जाते हैं। यूनिपोलर, यूनिपोलर की सेल बॉडी में केवल एक्सॉन होता है। यूनिपोलर यूजली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। एक्सॉन दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम है मेलिनेटेड एंड नॉन मेलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्वान सेल से ढके होते हैं तथा स्वान सेल एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ बनाती है। दो अलग बगल के माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसे नोड्स ऑफ रेनिवीर कहते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर भी एक स्वान सेल से घिरा रहता है, लेकिन स्वान सेल एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ नहीं बनाती हैं और ये सामान्यतः ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.3.1 जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल हैं क्योंकि न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन एक पोलराइज्ड स्टेट में रहती है। क्या आप जानते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में क्यों रहती है? न्यूरल मेम्ब्रेन पर अलग अलग प्रकार के आयन चैनल पाए जाते हैं। ये आयन चैनल अलग अलग आयन के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। जब न्यूरॉन इम्पल्स का कंडक्शन नहीं करता है, इसका मतलब रेस्टिंग स्टेज में होता है, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल एंड सोडियम आयन के लिए लगभग इम्परमिएबल होती है। रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होती है। अतः इस स्टेज में एक्सोन के अंदर एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड की हाई कॉन्सेंट्रेशन तथा सोडियम आयन की लो कॉन्सेंट्रेशन होती है। इसके अपोजिट एक्सोन के ऊपर पाए जाने वाले फ्लूइड में पोटेशियम आयन की लो कॉन्सेंट्रेशन एंड सोडियम आयन की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है। इस प्रकार की भिन्नता के कारण कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले इस आयनिक ग्रेडियंट को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इस पंप द्वारा 3 सोडियम आयन बाहर की ओर तथा 2 सोडियम आयन अंदर की ओर एक्टिव प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसके फलस्वरूप एक्सोनल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जबकि इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए ये पोलराइज्ड हो जाती है। रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। आप यह जानने के उत्सुक हो सकते हैं कि एक्सोन पर नर्व इम्पल्स की उत्पत्ति एवं उसका कंडक्शन किस प्रकार होता है। जब पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के एक स्थान पर कोई स्टिमुलस दिया जाता है, फिगर 21.2 एग्जाम्पल पॉइंट ए, तब ए साइट की ओर स्थित मेम्ब्रेन सोडियम आयन के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम आयन जल्दी जल्दी अंदर आ जाते हैं और इसलिए एक साइट पर पोलैरिटी बदल जाती है। इसका मतलब मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज एंड इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। साइट ए पर मेम्ब्रेन की पोलैरिटी का रिवर्स होना डीपोलराइजेशन कहलाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइट ए के आर पार जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जिसे वास्तव में नर्व इम्पल्स कहा जाता है। एक्सोन के कुछ आगे एग्जाम्पल साइट बी की मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज एंड इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है। परिणामस्वरूप साइट ए से साइट बी की ओर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर करंट फ्लो करती है। करंट फ्लो के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर साइट बी से साइट ए की ओर करंट फ्लो होती है, इसलिए साइट पर पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है और साइट बी पर एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाता है। इस तरह इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल साइट ए से पैदा होकर साइट बी तक आ जाता है। यह सीक्वेंस एक्सोन की पूरी लेंथ में समांतर रूप से रिपीट होता है और इससे इम्पल्स का कंडक्शन होता है। स्टिमुलस देने की वजह से सोडियम आयन की जो परमिएबिलिटी बढ़ती है वह बहुत क्षणिक होती है। इसके तुरंत बाद पोटेशियम आयन के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। स्टिमुलस देने की वजह से सोडियम आयन की जो परमिएबिलिटी बढ़ती है वह बहुत क्षणिक होती है। इसके तुरंत बाद पोटेशियम आयन के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों में पोटेशियम मेम्ब्रेन के बाहर डिफ्यूज़ होते हैं एंड एक्साइटेशन की साइट पर मेम्ब्रेन के रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर करता है तथा फाइबर आगे के स्टिमुलेशन के लिए एक बार फिर रेस्पॉन्सिव हो जाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.3.2 ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस के बारे में। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिशन जंक्शन के माध्यम
होता है जिसे सिनाप्स कहते हैं। एक सिनेप्स का फॉर्मेशन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, जो एक गैप के द्वारा सेपरेट हो सकती है और नहीं भी, जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन एक दूसरे के समीप पास होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो सिनेप्स द्वारा होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक सिंगल एक्सॉन से इम्पल्स के कंडक्शन के समान होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से इम्पल्स का ट्रांसमिशन केमिकल सिनेप्स से ट्रांसमिशन की तुलना में बहुत तेज़ होता है। हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत कम होते हैं। केमिकल सिनेप्स पर प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन्स एक फ्लूइड से बड़े स्पेस से सेपरेट रहती हैं, जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या आप जानते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एक इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन सिनेप्टिक क्लेफ्ट के उस पार पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक कैसे करता है? सिनेप्स द्वारा इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। एक्सॉन के टर्मिनल पर स्थित वेसिकल इन न्यूरोट्रांसमीटर से भरी रहती है। एक्सॉन के टर्मिनल पर स्थित वेसिकल्स इन न्यूरोट्रांसमीटर से भरी रहती हैं। जब इम्पल्स बोलें तो एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंचता है तो ये सिनेप्टिक वेसिकल के मूवमेंट को मेम्ब्रेन की तरफ स्टिमुलेट करते हैं। ये वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर अपने न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लिफ्ट में छोड़ देती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। इस बाइंडिंग से आयन चैनल्स खुल जाते हैं और उनमें आयंस की एंट्री से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पर नया पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। बना हुआ नया पोटेंशियल एक्साइटरी या इनहिबिटरी हो सकता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.4 सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ब्रेन हमारे बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है। ब्रेन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। ब्रेन कई फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे वॉलेंट्री मूवमेंट, बॉडी का बैलेंस, वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा की फंक्शनिंग, थर्मो रेगुलेशन, भूख और प्यास, हमारे बॉडी की कार्केडियन बोले तो 24 आवर्स रिदम, कई एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन बिहेवियर। ब्रेन देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट्स का भी साइट है। ह्यूमन का ब्रेन स्कल के द्वारा अच्छी तरह प्रोटेक्टेड रहता है। स्कल के अंदर ब्रेन क्रेनियल मेनिंजीज द्वारा ढका होता है। मेनिंजीज में एक आउटर लेयर डूरा मैटर होती है, एक थिन मिडिल लेयर अरेक्नॉइड होती है, एक इनर लेयर पायामीटर होती है। पायामीटर ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में रहती है। ब्रेन का 3 मुख्य भागों में डिवाइड कर सकते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.4.1 फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन सेरेब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरेब्रम मनुष्य के ब्रेन का मुख्य भाग है। एक डीप लॉन्गिट्यूडिनल क्लेफ्ट सेरेब्रम को 2 भागों लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ये हेमिस्फीयर नर्व फाइबर की ट्रैक्ट पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सेल की एक लेयर कवर करती है, जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसमें प्रोमिनेंट फोल्ड हो पाए जाते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को उसके ग्रे रंग के कारण ग्रे मैटर कहा जाता है। न्यूरॉन्स की सेल बॉडी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होकर इसे ग्रे कलर प्रदान करते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड बड़े भाग जो ना तो सेंसरी और ना ही मोटर होते हैं, ये भाग एसोसिएशन एरियाज कहलाते हैं। एसोसिएशन एरियाज कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन आदि के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन ट्रैक्ट के फाइबर माइलिन शीट से कवर रहते हैं, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट बनाते हैं। ये फाइबर इस लेयर को अपारदर्शी बोलें तो ओपेक सफ़ेद रूप प्रदान करते हैं, इसलिए इसे वाइट मैटर कहते हैं। सेरेब्रम थैलेमस के चारों ओर लिपटा रहता है। थैलेमस सेंसरी एंड मोटर सिग्नल के कोऑर्डिनेशन का मेन केंद्र है। थैलेमस के बेस पर स्थित ब्रेन का दूसरा महत्वपूर्ण भाग हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में कई सेंटर होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर, भूख एंड प्यास की इच्छा को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस में कई न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स भी होते हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं।
सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट और उसकी गहराई में स्थित संरचनाएं जैसे एमीगडला, हिप्पोकैम्पस आदि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, एग्जाम्पल एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एक्सेट्रा एंड मोटिवेशन के रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.4.2 मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन फोर ब्रेन के थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड हाइंड ब्रेन के पोन्स के बीच स्थित होता है। मिड ब्रेन से एक कैनाल पास होती है जिसे सेरेब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं। मिड ब्रेन के डोर्सल भाग में मुख्य रूप से 4 लोब होते हैं जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.4.3 हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला, बोले तो मेडुला ओब्लंगाटा से बना होता है। पोन्स में फाइबर जैसे ट्रैक्ट होते हैं जो ब्रेन के अलग अलग भागों को आपस में जोड़ते हैं। सेरेबेलम की सतह कॉन्वोल्यूटेड होती है जो न्यूरॉन्स को एडिशनल स्पेस प्रदान करती है। ब्रेन का मेडुला स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। मेडुला में रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन को कंट्रोल करने के सेंटर होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.5 रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, जब हमारे बॉडी का कोई पार्ट अत्यधिक हॉट, कोल्ड, पॉइंटेड या जहरीले अथवा डरावने स्केरी एनिमल्स के कांटेक्ट में आता है तो उस बॉडी पार्ट को अचानक हटाने का अनुभव आपने किया होगा। पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन के प्रति आने वाले रिस्पॉन्सेस की कंप्लीट प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं जो इनवॉलेंटरी होता है। इसमें सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट तो होता है लेकिन कॉन्शियस एफर्ट अथवा थॉट की आवश्यकता नहीं होती है। रिफ्लेक्स पाथवे में कम से कम एक एफरिएंट न्यूरॉन, बोले तो रिसेप्टर, एंड एक इफरिएंट न्यूरॉन, बोले तो इफेक्टर या एक्साइटर होता है जो एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं। एफरिएंट न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल को रिसीव करके डोर्सल नर्व रूट के द्वारा सीएनएस, बोले तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक में ट्रांसमिट करते हैं। एफरिएंट न्यूरॉन सिग्नल को सीएनएस से इफेक्टर तक ले जाते हैं। इस प्रकार स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स मिलकर रिफ्लेक्स आर्क बनाते हैं, जैसा कि फिगर 21.5 में नी जर्क रिफ्लेक्स को दिखाया गया है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.6 सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग के बारे में। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, क्या आपने यह कभी सोचा है कि आपको वातावरण में हो रहे परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की पहचान किस प्रकार होती है? आप किस प्रकार किसी वस्तु एवं उसके रंग को देखते हैं? आप आवाज़ को कैसे सुनते हैं? सेंसरी ऑर्गन सभी प्रकार के वातावरणीय बदलाव का पता लगाकर एप्रोप्रिएट सिग्नल को सीएनएस तक भेजता है। सीएनएस में सभी इनपुट को प्रोसेस्ड एंड एनालाइज किया जाता है। इसके बाद सिग्नल को ब्रेन के डिफरेंट पार्ट सेंटर तक भेजा जाता है और इस प्रकार से आप वातावरण में बदलाव को अनुभव करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.6.1 आई के बारे में। आई, ह्यूमन में 1 पेयर आई स्कल में स्थित सॉकेट, बोले तो आई ऑर्बिट में पाई जाती हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.6.1.1 पार्ट्स ऑफ एन आई के बारे में। पार्ट्स ऑफ एन आई, एक अडल्ट ह्यूमन की आई बॉल लगभग स्पेरिकल होती है। आई बॉल की बॉल में 3 लेयर पाई जाती हैं, एक्सटर्नल लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल लेयर के बारे में। एक्सटर्नल लेयर, आई की एक्सटर्नल लेयर एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसे स्क्लेरा कहते हैं। एक्सटर्नल लेयर के एंटीरियर भाग को कोर्निया कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं आई की मिडिल लेयर के बारे में। आई की मिडिल लेयर को कोरोइड कहते हैं। मिडिल लेयर में कई ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, इसलिए यह नीले रंग की होती है। आई बॉल के पोस्टीरियर 2/3 पार्ट पर कोरोइड की थिन लेयर होती है, लेकिन ये एंटीरियर पार्ट में मोटी होकर सीलियरी बॉडी बनाती है। सीलियरी बॉडी आगे की ओर कंटिन्यू होकर एक पिगमेंटेड एंड ओपिक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस आँख का रंगीन देखने योग्य भाग, विजुअल कलर्ड पोर्शन है। आई बॉल के भीतर एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो लेंस लिगामेंट के द्वारा सीलियरी बॉडी से जुड़ा रहता है। लेंस के सामने एक पोर अपर्चर होता है जिसे पीपल कहते हैं और यह पीपल आइरिस से घिरा रहता है। पीपल के डायमीटर को आइरिस के मसल फाइबर रेगुलेट करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं आई की इनर लेयर के बारे में। आई की इनर लेयर, इनर मोस्ट लेयर रेटिना होती है।
रेटिना में न्यूरल सेल की 3 लेयर होती हैं। इनर लेयर गैंग्लियन सेल, मिडिल वाली बाइपोलर सेल एंड आउटर फोटोरिसेप्टर सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स में 2 प्रकार की होती हैं जिनके नाम है रॉड एंड कोन्स। फोटोरिसेप्टर सेल में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पाई जाती है जिसे फोटोपिगमेंट कहते हैं। डे लाइट बोले तो फोटोपिक एंड कलर विजन के लिए कोन्स होती हैं। ट्विलाइट बोले तो स्कोटोपिक विजन के लिए रॉड होती हैं। रॉड में पर्पलिश रेड प्रोटीन पाई जाती है जिसे रेडोप्सिन कहते हैं या विजुअल पर्पल कहते हैं। रेडोप्सिन में विटामिन ए का डेरिवेटिव पाया जाता है। ह्यूमन आई में 3 प्रकार के कोन्स होते हैं जिनके पास अपने अपने करेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट होते हैं और ये रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट को पहचानने में सक्षम होते हैं। कोन्स एंड उनके फोटोपिगमेंट के कई कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स के लिए सेंसेशन प्रोड्यूस होते हैं। कोन्स को समान मात्रा में स्टिमुलेट करने पर वाइट लाइट के प्रति सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। ऑप्टिक नर्व आई को आईबॉल के मीडियल तथा पोस्टीरियर पोल के कुछ ऊपर छोड़ती है। इसी जगह से रेटिनल ब्लड वेसल आँख में प्रवेश करती है। इस जगह पर फोटो रिसेप्टर सेल नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल पोर्शन में आँख के पोस्टीरियर पोल पर येलो पिगमेंटेड स्पॉट होता है जिसे मैकुला ल्यूटिया कहते हैं। मैकुला ल्यूटिया के सेंट्रल में एक पिट गड्ढा होता है जिसे फोबिया कहते हैं। फोबिया रेटिना का पतला भाग है जहाँ केवल टेंसली पैक्ड कोन्स पाए जाते हैं। फोबिया वह पॉइंट है जहाँ विजुअल एक्विटी बोले तो रिजोल्यूशन सबसे ज़्यादा होती है। कोर्निया एंड लेंस के बीच के स्पेस को एक्वस चैम्बर कहते हैं और एक्वस चैम्बर में एक थिन वाटरी फ्लूइड होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। लेंस एंड रेटिना के बीच के स्पेस को बिटरस चैम्बर कहते हैं एंड बिटरस चैम्बर में ट्रांसपेरेंट जेल भरा होता है जिसे बिटरस ह्यूमर कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.6.2 मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ विजन कोर्निया एंड लेंस के माध्यम से रेटिना पर जो विजुअल वेवलेंथ की लाइट फोकस होती हैं वो रॉड एंड कोन्स में पोटेंशियल बोले तो इम्पल्स पैदा करती हैं। ह्यूमन आई में फोटो सेंसिटिव कंपाउंड बोले तो फोटोपिगमेंट, ऑप्सिन बोले तो प्रोटीन एंड रेटिनल बोले तो एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए से बने होते हैं। लाइट की वजह से रेटिनल ऑप्सिन से अलग हो जाता है। इससे ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है और इसी वजह से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में बदलाव आता है। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बदलने से फोटो रिसेप्टर सेल में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। इसकी वजह से एक सिग्नल पैदा होता है जो बाइपोलर सेल के माध्यम से गैंग्लियन सेल में एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है। एक्शन पोटेंशियल बोले तो इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में भेजा जाता है। यहाँ न्यूरल इम्पल्स को एनालाइज किया जाता है। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो पहले ही मेमोरी एंड एक्सपीरियंस के बेस पर पहचानी जाती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.6.2 द ईयर के बारे में। ईयर बोले तो कान। ईयर द्वारा 2 सेंसरी कार्य किए जाते हैं, हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना। एनाटॉमिकली ईयर को 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स बोले तो कैनाल का बना होता है। पिन्ना एयर में मौजूद वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है जो साउंड को प्रोड्यूस करती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स अंदर की ओर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तथा ईयर ड्रम तक जाती है। पिन्ना तथा मीटर्स की स्किन में कुछ फाइन एयर एंड बैग्स को सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स पाई जाती हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं जो बाहर की ओर स्किन से तथा अंदर की ओर म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं। मिडिल ईयर में 3 ओसाइकल्स पाई जाती हैं जिनके नाम मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज हैं और ये एक दूसरे से चेन लाइक फैशन में जुड़ी रहती हैं। मेलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से और स्टेपीज कॉक्लिया के ओबल विंडो से जुड़ी रहती है। ईयर ओसाइकल्स साउंड वेव को इनर ईयर तक ट्रांसमिट करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं। ऑस्टिचियन ट्यूब मिडल ईयर की कैविटी को फेरिंक्स से जोड़ती है। ऑस्टिचियन ट्यूब ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर को समान रखती है। फ्लूइड से भरे इनर ईयर को लेवरिंथ कहते हैं। लेवरिंथ के 2 पार्ट होते हैं, नंबर 1 बोनी लेवरिंथ, नंबर 2 मेम्ब्रेनस लेवरिंथ। बोनी लेवरिंथ एक चैनल की सीरीज है। इस चैनल के अंदर मेम्ब्रेनस लेवरिंथ होता है जो चारों तरफ पेरी लेवरिंथ
जो चारों ओर पेरिलिम्फ नामक फ्लूइड से घिरा रहता है। मेम्ब्रेनस लिवरिंथ में भी एक फ्लूइड होता है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं। लिवरिंथ के कोइल्ड पोर्शन को कॉक्लिया कहते हैं। लिवरिंथ के कोइल्ड पोर्शन को कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया को दो मेम्ब्रेन, द रेजिनर एंड बेसिलर द्वारा 3 चैम्बर में डिवाइड किया जाता है। अपर चैम्बर स्केला वेस्टिबुलाई बोले तो पेरिलिम्फ पाया जाता है। मिडिल चैम्बर में स्केला मीडिया बोले तो एंडोलिम्फ पाया जाता है। लोअर चैम्बर स्केला टिम्पैनी पेरिलिम्फ पाया जाता है। स्केला मीडिया कोक्लिया के अंदर पाया जाने वाला स्पेस है। कोक्लिया के बेस पर स्केला वेस्टिबुलाई का अंत ओवल विंडो में होता है, जबकि स्केला टिम्पैनी का अंत राउंड विंडो में होता है जो मिडिल ईयर में खुलती है। बेसिलर मेम्ब्रेन पर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई पाया जाता है। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में ऑडिटरी रिसेप्शन के लिए हेयर सेल्स पाई जाती हैं। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के इंटरनल साइड में हेयर सेल्स की रो पाई जाती हैं। हेयर सेल का बेसल एंड एफरिएंट नर्व फाइबर के क्लोज कांटेक्ट में रहता है। प्रत्येक हेयर सेल के एपिकल पार्ट से कई सारे प्रोसेसेस निकले रहते हैं जिन्हें स्टीरियोसीलिया कहते हैं। हेयर सेल की रो के ऊपर एक पतली सी इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर ईयर में कॉक्लिया के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसे वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं। वेस्टिबुलर एपरेटस 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ का बना होता है। ओटोलिथ सैक्यूल एंड यूट्रिकल से बना होता है। मैकुला सैक्यूल एंड यूट्रिकल का सेंसरी भाग होता है। प्रत्येक सेमी सर्कुलर कैनाल अलग अलग प्लेन में एक दूसरे से राइट एंगल पर होती हैं। मेम्ब्रेनस कैनाल बोनी कैनाल के पेरिलिम्फ में डूबी रहती है। कैनाल के फूले हुए बेस को एम्पुला कहते हैं। एम्पुला में एक प्रोजेक्टिंग रेस उभार होता है जिसे क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। इसमें हेयर सेल्स होती हैं। सैक्यूल एंड यूट्रिकल में पाए जाने वाले प्रोजेक्टिंग रेस बोले तो उभार को मैक्यूला कहते हैं। क्रिस्टा एंड मैक्यूला वेस्टिबुलर एपरेटस के स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 21.6.2.1 मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ईयर किस प्रकार साउंड वेव को न्यूरल इम्पल्स में बदलता है जो कि ब्रेन के द्वारा सेंस एंड प्रोसेस्ड होकर हमें साउंड की पहचान कराते हैं। एक्सटर्नल ईयर साउंड वेव को रिसीव कर उन्हें ईयर ड्रम तक भेजता है। साउंड वेव के रिस्पॉन्स में ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है एंड ये वाइब्रेशन ईयर ओसाइकल बोले तो मेलियस इंकस हिस्टेपीज के द्वारा ओवल विंडो तक पहुंचती है। ओवल विंडो से वाइब्रेशन कोक्लिया में भरे फ्लूइड तक पहुंचती है जहां वे लिम्फ में वेव उत्पन्न करती हैं। लिम्फ में उत्पन्न वेव बेसिलर मेम्ब्रेन में हलचल बोले तो रिपल्स इंड्यूस करती हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन के मूवमेंट से हेयर सेल मुड़ती हैं एंड टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालती हैं। इसके फलस्वरूप उससे जुड़े हुए एफरिएंट न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स पैदा हो जाती है। ये इम्पल्स एफरिएंट फाइबर के द्वारा ऑडिटरी नर्व से होते हुए ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक भेजे जाते हैं। यहाँ इम्पल्स को एनालाइज करके साउंड को पहचाना जाता है। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऑडियो क्लिप में